हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 43 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था विंग अपने कर्स को मिटाने के लिए उसी जगह पर गया था जहां पर वांगशी और उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ वांगशी उस केव में गया था जहां पर वो विंग से पहली बार मिला था। अब देखते हैं आगे। वांगशी के साथ अभी लान दानियन भी जा रही थी। उसके साथ उसके बड़े भाई और अंकल भी थे जो उसके लिए क्लिनजिंग म्यूजिक बजाएंगे ताकि वांगशी की एंजाइटी कम हो और वो ठीक से मेडिटेशन कर सके। सभी लोग खाली हॉल से चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। वो सब इतने शांत थे कि ऊपर हीलिंग पैलेस में होने वाली चहल पहल भी उन्हें साफ समझ में आ रही थी। ऊपर ग्रहण की तैयारियां चल रही थी। वांगशी सबसे आगे था। उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। जब पिछली बार वो इस केव में आया था तब उसके हस्बैंड की ची एनर्जी हर तरफ वाइब्रेट कर रही थी। वेन ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो खुद को चढ़ावे के रूप में सौंपने आया था। उसके दिल में बहुत सारी बातें थी, पर अभी यहाँ पर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। जब वो उस हॉल में पहुँचे, वांगशी उन तीनों को उस डायस की तरफ ले गया जहाँ पर केव के बीचों बीच ड्रैगन की आकृतियाँ बनी थी। वो चित्र कुछ इस तरह से बने थे कि मानो वो केव के बीचों बीच से निकलते हुए पूरी दीवारों पर फैले हो। वो तीनों भी चौंक कर उन चित्रों को देख रहे थे। वांगशी समझ गया था वो तीनों भी पहली बार इस केव में आ रहे हैं, क्योंकि उन तीनों को कभी भी चढ़ावे के लिए यहाँ नहीं लाया गया था। उस डायस में बिल्कुल पहले की तरह सारी मार्किंग्स थी, उन्हीं 5 दिशाओं की। पर अभी सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि उस डायस के ऊपर अभी वो गुफा तोड़कर जब विंग निकला था उसका छेद बना हुआ था। उस छेद से डायस पर रोशनी पड़ रही थी। इसका मतलब अभी वो सीधा सूरज की रोशनी के नीचे थे, तो वो भी ग्रहण देख सकते थे। वांगशी ने अपनी विजन नीचे की, तभी उसके पेट में उसके बेबी ने हलचल की। तो वांगशी वांगशान गुनगुनाने लगा। अपनी ची एनर्जी से अपने बेबी को शांत करने लगा, जो यहाँ के वातावरण से शायद कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। वांगशी, तुम ठीक तो हो ना? लान सिचन ने तुरंत वांगशी के पास जाकर उसे संभालते हुए पूछा। वांगशी ने जवाब दिया और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ उसका बेटा वापस से गहरी नींद में चला गया है। वांगशी ने कहा, मेरा बेटा बस हमें शुभकामनाएं दे रहा है। लान सिचन ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम इतने श्योर कैसे हो? लान विंगशा ने तो कहा था कि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। वांगशी ने कहा, हाँ, पर मुझे यकीन है। मैंने उसकी ची एनर्जी महसूस की है और उसे सपने में भी देखा है। जी पीछे पानी की तरफ मुड़ा, पर उसने देखा शूफू अपनी जगह पर ही थम गए हैं। शूफू ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में यही कहा करती थी। जब वो तुम्हारे वक्त प्रेग्नेंट थी तो उसे यकीन था कि उसका बेटा ही होगा, पर हम सब लोग सरप्राइज थे पर वैसे उसकी बात सही भी हुई। वांगशी समझ नहीं पा रहा था कि उसे इस बारे में कैसे सोचना चाहिए, पर अचानक से उसका दिल भर आया। उसे पूरी ज़िंदगी इस बात का पछतावा रहा कि वो जो है वो अपनी माँ को नहीं दिखा पाया, नहीं बता पाया। उसने कितनी रातें रोते हुए बिताई कि काश वो अपने माँ को ये बता पाता कि वो एक लड़का है। पर उसे अभी पता चला था कि कहीं ना कहीं उसकी माँ को हमेशा से पता था कि वो असल में कौन है, और इससे वांगशी की आंखें भर आई। एक पल के लिए इस सेंसेशन ने उसे झकझोर लिया। वो इन भावनाओं में पूरी तरह से बह गया था, पर वो तब वापस आया जब उसके पेट पर बने घावों में अचानक से जलन होने लगी। वांगशी ने आँख मूंद करके एक गहरी सांस ली। इस नई खुशी ने उसे और भी ताकत दी थी। अब वो बिचेन को लेकर उस डायस के एक कोने में चला गया। उसे दूर से गोंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे समझ आ रहा था कि अभी ग्रहण शुरू होने वाला है।
वांगची पानी में जाने ही वाला था, तभी लानदानियन जोर से चिल्लाई, रुको। वांगची तुरंत रुक गया और लानदानियन नर्वस होकर अपने ही पैरों की तरफ देखने लगी, ताकि तीनों लोग उसे ही घूर रहे थे। तभी लानदानियन ने अपना चेहरा ऊपर किया और वांगची की तरफ देखते हुए बोली, देखो, मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, बस एक सोच है, पर मैं नहीं चाहती कि मैं बाद में इसे लेकर पछताऊँ कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। हमें आज तक जितनी भी बातें पता चली है, जितने भी सबूत मिले हैं, उन सब को लेकर मैं सोचती रहती थी और मैंने इतना सोचने के बाद एक थ्योरी बनाई है जो इन सब बातों के बीच में कनेक्शन बनाता है। मतलब जेंडर कल्टीवेशन जो तुमने और मैंने प्रैक्टिस किया था, उसका सीधा संबंध फिनिक्स फायर से है। हो सकता है ये एक मेटाफर हो, पर मैं सोच रही थी कि अगर महाराज की थ्योरी सही है तो साइफिंग वर्मिलियन बर्ड और शीफिंग द फिनिक्स क्वीन, वो दोनों एक ही इंसान होंगे। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, सभी लोग अब तक ये सोच रहे थे कि वर्मिलियन बर्ड मतलब साइफिंग फिनिक्स क्वीन शीफिंग का भाई है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा कहा जाता है कि साइफिंग ने अपनी जान पर खेलकर चिंगलोंग की मदद की थी, और जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में लड़का और लड़की के लिए ही एक ही जैसे वर्ब्स यूज़ किया जाते हैं, मतलब ही कम्स और शी कम्स। हिंदी के जैसे नहीं, जैसे लड़का हो तो आया और लड़की हो तो आई। और यहाँ तक कि उनके नाम भी एक जैसे होते हैं, लड़का और लड़की दोनों भी एक नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वजह से इनके हिस्ट्री में एम्परर या फिर क्वीन को अलग से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर लानदानियन वांगची से ये कह रही थी कि हो सकता है उन्होंने वर्मिलियन बर्ड और फिनिक्स बर्ड दोनों एक ही है, पर इन्होंने अलग समझा है, और इस गलतफहमी की वजह हो सकती है कि शायद क्वीन शीफिंग हमारे जैसी हो, वरना उन सभी स्क्रॉल्स में जेंडर कल्टीवेशन की बात लिखने की ज़रूरत क्या थी। टेक्स्ट की मानो तो आग में वो अपना शरीर बदल पाती थी। हो सकता है कि ये मेटाफर उसके शारीरिक बदलाव के लिए है, वांगची बुदबुदाया। उसकी नज़रें लानदानियन पर ही टिकी थी। दोनों ने अपना मन बना लिया था। तभी लानसिचर ने कहा, फिनिक्स फायर तो इन इम्बैलेंस को ठीक करने का बस एकमात्र इलाज है। सभी लोग उस सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बारे में और क्या जानकारी है। वांगची का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि अब पजल के सभी टुकड़े सही जगह पर बैठ रहे हैं। उसने अपने सपनों के बारे में सोचा जो महीनों से उसे सता रहा था। उन सपनों में वो आग से घिरा होता था और ऊपर सितारों तक उड़कर जाता था। वांगची के पीठ पर बने घावों में अब और भी दर्द उठने लगा था। जैसे जैसे ग्रहण अपने उफान पर था, वांगची को और भी तकलीफ होने वाली थी। वो दूर से अपने हस्बैंड की ची एनर्जी महसूस कर पा रहा था, जो अपनी इन एनर्जी को एक्सपेल करते हुए ऊपर आसमान में उड़ रहा था। पर हमें अभी भी नहीं पता कि इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। लानदानियन कुछ सोचते हुए बोली। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, हमें पता नहीं है कि आगे क्या करना है, और हाँ, हम तुम्हारे अजन्मे बच्चे को लेकर भी कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो तभी वांगची ने कहा, हो सकता है मुझे बस पूछने की ज़रूरत है। ये कहते साथ ही वांगची उस डायस के बीचों बीच आ गया। उसने अपनी बीचें दूर हटाई और उसके बदले अपनी गुचिन को समन किया, और फिर ध्यान लगाकर वो उस पर म्यूज़िक प्ले करने लगा। उसे तभी सुनाई दिया कि उसके शियोंगजांग और शूफू भी उसके साथ म्यूज़िक बजाने में हेल्प कर रहे हैं। सभी ने एक साथ धुन निकाली। वांगची ने अब अपनी सांसों पर अपना पूरा ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे आवाज़ें कम होती हुई मालूम हुई, और फिर उसे सिर्फ अपनी ची एनर्जी की वाइब्रेशन महसूस होने लगी, जो उसके दिल की धड़कनों के साथ उसके कानों में बज रही थी। उसे उसके आनी आंख की आवाज़ सुनाई दी, बस अपने अंतरात्मा की सुनो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएगी।
अब जब वांगजी ने आंखें खोली तो उसने पाया कि अब वो केव में नहीं है, वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर हर तरफ रंग ही रंग बने हुए हैं, जैसे कलाइडोस्कोप। वो सितारों में था। ये समझ आते ही वांगजी चौंक गया। तभी उसे कहीं दूर एक चमकती रोशनी से दिखाई दी। तभी उस रोशनी से आवाज़ आई, हेलो वांगकुंचन। उस अंधेरे में वो आवाज़ गूंजते हुए कह रही थी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वांगजी को दूर से वो रोशनी उसकी तरफ आती हुई मालूम हुई। जैसे ही वो रोशनी वांगजी के करीब आई, उसने पाया उस रोशनी ने अपने पंख फैलाए हैं और तुरंत ही उन पंखों ने एक इंसानी आकृति ले ली। क्वीन शिफेंग। वांगजी चौंक कर बुदबुदाया। जैसे ही वो रोशनी वांगजी के चारों तरफ घूमकर उसके सामने आई, उसके फेदर्स वांगजी के बदन पर गुदगुदी करते हुए मालूम हो रहे थे। उसके अंदर एक वाम से छोड़कर जा रहे थे। हाँ और नहीं, उस रोशनी ने जवाब दिया, मैं वो हूँ, पर मैं तुम भी हूँ। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? हम दोनों एक ही आत्मा है, जैसे मेरे चिंगलोंग और तुम्हारा विंग। मुझे लगा था कि आप और चिंगलोंग तो हेवन में चले गए हैं। वांगजी बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्वीन ये क्या कह रही है। वो दोनों पुनर्जन्म कैसे ले सकते हैं, जबकि उन्होंने अपने हाईएस्ट लेवल का कल्टीवेशन पार कर लिया था। हाँ, हमने कल्टीवेशन तो कर लिया, पर तुम तो जानते हो हमारे प्यारे पति किसी भी चीज़ से कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। उन्हें लगा कि उन्हें फिर से एक बार जन्म लेकर देखना चाहिए कि उनकी बनाई दुनिया अभी कैसे चल रही है। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने हज़ारों साल लगाए हैं। तो फिर जब इसमें इम्बैलेंस पड़ा तो वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और इसे ठीक करने के लिए वापस आ गए। देखो तुम कितने खूबसूरत दिख रहे हो, शिफेंग ने वांगजी के गाल पर हाथ फिराते हुए कहा। देखो हमारे बिलोव्ड वन हमेशा हमें इस बात से चिढ़ाते थे कि शायद यूनिवर्स ने हमारे शरीर में कुछ तो घपला किया है, और देखने से ऐसा लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही भी है। पर तुम देख सकते हो हमारे साथ जो ये कॉस्मिक एक्सीडेंट हुआ है, ये जानबूझकर हुआ है। ये हमारी किस्मत थी, क्योंकि इसी से हम हर बार अपने बिलोव्ड वन की जान बचाते हैं। मेरा पुराना दोस्त शुआनू, जो फेट एंड टाइम का गॉड है, वो हमेशा कहता था मेरा शरीर बिल्कुल उसी तरह से है जैसा उसे होना चाहिए। मुझे ये बात समझने के लिए बहुत देर लगी कि उसके कहने का मतलब क्या है। उसी वक्त वो रोशन आकृति वांगजी के सामने इंसानी रूप में आई, बिल्कुल एक ऊंचे लंबे हट्टे कट्टे आदमी के रूप में, जिसने गोल्डन रोब्स पहने थे जो बिल्कुल उसके विंग्स की तरह उड़ रहे थे। और जब उस आकृति ने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वो हूबहू उसकी शियोंगझांग की तरह दिख रहा था। बस उसकी गोल्डन आंखें वांगजी की तरह थी। उसके माथे पर फोरहेड रिबन नहीं था, बल्कि एक फ्लेम के शेप का आकार बना हुआ था। वो शरीर बिल्कुल वही था जो वांगजी हमेशा अपने लिए चाहता था। अब तुम्हें समझ आया? क्वीन शिफेंग ने पूछा। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने हाँ कहते हुए क्वीन के गालों पर हाथ रखा। तभी क्वीन ने कहा, मैं तुम्हें ये शरीर तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हें अपना शरीर बनाने का ज़रिया बता सकती हूँ। जब तुम पूरी तरह से तैयार होगे तब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी, पर पहले जाकर अपने बिलोव्ड वन की मदद करो। अब तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा, वो सदियों से अकेले लड़ रहे हैं, पर कभी कभी उन्हें ये बात भी समझनी चाहिए कि उन्हें अकेले लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और उन्हें गिरने से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा उन्हें पकड़ लेंगे। इसके साथ ही वांगजी कहीं खो गया। उसकी आंखों के सामने बहुत सारी यादें दिखने लगी, शिफेंग की ज़िंदगी की, उसकी खुद की पिछली ज़िंदगी की।
बिल्कुल उसी तरह से जैसे उसके हस्बैंड ने उसे अपनी यादें साझा की थी। ऐसा लग रहा था वो उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहा है। सबसे पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। शिफेंग के पास अपना शरीर भी नहीं था। उसके पास बस एक फ्लेम थी, बहुत छोटी सी। इस बड़े से कॉस्मोस में वो बस अकेली ही घूम रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे मोल्टर रेल में खींचा जा रहा है किसी एक ब्लू ड्रैगन के द्वारा, और फिर वो उस ड्रैगन के इर्द गिर्द घूमने लगी जैसे वो एक साथ नृत्य कर रहे हो। उस नृत्य के साथ साथ ही वहाँ पर एक धुन तैयार हो गई जिससे उस फ्लेम के विंग्स बन गए और उसने अपना आकार बदल लिया। वांगशी ने अब अपने आप को शिफेंग के बर्ड फॉर्म में देखा, जो ऐसे ही हज़ारों व मिलियन बर्ड्स के साथ पूरी दुनिया में घूम रहे थे, सभी को अपना गाना सुना रहे थे। काफ़ी सदियों तक जिंदगी बस इसी रूप में मौजूद थी, जब तक कि अज़ुरा ड्रैगन ने उन्हीं का गाना गाते हुए एक बार पानी में छलांग नहीं लगाई। उनके ऊपर उठते ही एक नए एसेंस ने जन्म ले लिया। फिर वांगशी ने खुद को शिफेंग के रूप में एक तालाब के किनारे बैठे खुद का चेहरा पानी में निहारते हुए पाया। उसके पंख परेशान होकर नीचे झुके हुए थे और वो अपने पीछे खड़ी आकृति से कह रही थी, मुझे एक लड़की होना चाहिए था। उसके पीछे जो आकृति खड़ी थी वो कोई और नहीं, विंग था, पर वो नहीं था। ऐसा लग रहा था विंग ही है, पर कुछ अलग रूप में। वो एंड्रोजनस था, जो शिफेंग से कह रहा था, मेरे सन, मेरे स्टार, मैं नहीं जानता यूनिवर्स ने तुम्हें ये शरीर क्यों दिया, पर चिंता मत करो, मेरी नज़र में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इस जवाब से शिफेंग मुस्कुरा दी, मानो उसके साथ साथ पूरी दुनिया झूम उठी। सभी फूल पत्तियों ने अपना मुख ड्रैगन की तरफ किया और उस ड्रैगन ने उनकी सारी खुशी ले ली। वो खुशी हर तरफ खुशबू की तरह फैल गई। तभी शिफेंग ने दांत पीसते हुए कहा, और आपको क्या होना चाहिए था? ऐसा लग रहा था वो अभी भी उदास है, हर्ट है। आप तो किसी की भी तरह नहीं दिखते, ना लड़का ना लड़की। तो चिंगलोंग ने कहा, क्योंकि मैं नहीं हूँ बर्ड में, मैं तो यिन और यांग के बैलेंस से बना हूँ। तो मेरे पास दोनों जेंडर्स होंगे या फिर दोनों भी नहीं। चिंगलोंग के एंटेलर्स सूरज की धूप में चमक रहे थे। उसने आगे कहा, तुम जो चाहो वो मैं बन सकता हूँ। अगर तुम एक लड़की बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हस्बैंड बन सकता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वाइफ भी बन सकता हूँ। सुइबिया, जो तुम चाहो। इतने भी शेमलेस मत बनो, शिफेंग चिल्लाई और अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए वहाँ से आसमान में उड़ गई। समय बीतता गया। वांगशी ने शिफेंग को हज़ारों सालों बाद फिर से एक बार देखा, अपने गोल्डन आर्मर में, अपने घुटनों पर बैठे हुए। उसके एक तरफ सफ़ेद पोशाक पहने हुए टाइगर टेल वाला बंदा खड़ा था, दूसरी तरफ एक ब्लैक आर्मर वाला बंदा था जिसने टॉर्टोइस शेल पहना था। चिंगलोंग ने उदास नज़रों से शिफेंग की तरफ देखा और कहा, साइफेंग, द वर्मिलियन बर्ड ऑफ 4 गार्डियंस। पर तभी वांगशी ने देखा, चिंगलोंग के पीछे यिन एक रेस्टोरेंट एनर्जी की तरह अपनी बाहें फैला रहा है। अगले दृश्य में चिंगलोंग ज़ोर से चिल्ला रहे थे, नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा, तुम पीछे रहो। इस वक्त चिंगलोंग यिन एनर्जी के रिसेंटमेंट से घिरे हुए थे। उनके शरीर से बहुत सारा एसेंस निकल रहा था। तभी शिफेंग प्यार से बुदबुदाई, पागल। वो अभी साइफेंग के कपड़ों में नहीं थी, पर एक लड़की बनी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर रेड वेल पहना हुआ था जो उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहा था। उसके पीछे उसके पंख लहराते हुए चिंगलोंग के रिसेंटमेंट के बादल को काट रहे थे, जैसे उस बादल की भयानकता का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा हो। तभी चिंगलोंग फिर से चिल्लाया, आफेंग, रुको, जाओ यहाँ से, ये यिन तुम्हें चोट पहुँचाएगा, तुम्हारी कोर ख़त्म हो जाएगी।
इसे मुझे ही क्लींस करना होगा। इसे मैं अकेला ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। शिंगलोंग चिल्ला रहा था और उसके इर्द गिर्द बना रिसेंटमेंट का बादल उतने ही ज़ोर से गरज रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। तभी शिफेंग ने साय करते हुए कहा, पागल ड्रैगन, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तो फायर से बनी क्रीचर हूँ, मैं जलने से कैसे डर सकती हूँ। तभी शिफेंग ने अपना वेल हटाया और उसके साथ ही वो अपने असली अवतार में आ गई। उसकी कोर चमकने लगी। उसके साथ ही उसने इतने सालों से जो भी कल्टिवेशन किया था वो सारा उसके रगों में बहने लगा और उसके पीछे जो उसके विंग्स थे वो अब आग निकालने लगे थे। शिफेंग ने तुरंत चिंगलोंग की तरफ अपना एक विंग बढ़ाया, जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही हो। साथ ही वो उनका गाना भी गुनगुनाने लगी। ये दृश्य धीरे धीरे धुंधला हुआ, पर वो धुन वांगची अभी भी सुन पा रहा था। अगले दृश्य में वांगची ने वही धुन सुनी, पर इस बार शिफेंग अपनी गोद में एक नवजात शिशु को लेकर खड़ी थी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे प्रिटी हस्बैंड वाइफ ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, इसने तुम्हें इतना मोटा बच्चा दिया है। चलो 26 और बनाते हैं आफेंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार तो मैं तो अगली बार एक देने के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान होगा। शिंगलोंग अपने ड्रैगन फॉर्म में शिफेंग को जकड़ते हुए अपने प्यारे बच्चे की तरफ देख रहा था। शिफेंग ने कहा, हाँ बिलोव्ड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, फिर भी 27 बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे हैं डार्लिंग। मेरे ख्याल से अभी हमें बस इस वाले पे ध्यान देना चाहिए। फिर वांगची ने बस उन दोनों को देखा, अपने बच्चों को उड़कर मॉर्टल रेल्म की तरफ जाते हुए। फिर चिंगलोंग ने कहा, आखिरकार हम दोनों अकेले हैं, तो मेरे सन एंड स्टार्स क्या कहते हो, क्या हमें फिर से डांस करना चाहिए। और फिर वो दोनों उड़ गए आसमान में, फिर से एक बार अपना इन्फिनाइट डांस करने के लिए, साथ में गाने के लिए। उनके दिल और आत्मा फिर से एक बार एक बन गए थे। और इसी के साथ ही वांगची ने आंखें खोल दी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे जल्द मिलती हूँ। अगला पार्ट इस कहानी का आखिरी पार्ट होगा, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं इसे जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।